वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है गोल्ड बजट 2026 इकोनॉमिक सर्वे खर्चा पानी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल लेकिन इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रविवार 1 फरवरी का दिन अहम है। उस दिन बजट आएगा, लेकिन बजट के पहले कागजों का एक पुलिंदा सामने आया है। वो पुलिंदा जो बताता है कि बीते 1 साल में मोदी सरकार ने आपके पैसे कहां और कैसे खर्च किए। ये कागज दिशा तय करते हैं कि आने वाले साल में आपसे कितना टैक्स लिया जाएगा और इनकम टैक्स में आपको कितनी छूट दी जाएगी। लेकिन ये कागज कुछ और पोल खोलते हैं, जैसे रुपया इतना क्यों गिरा तो आरबीआई ने क्या किया, टैरिफ का क्या असर पड़ा, क्या एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, देश में महंगाई के क्या हाल थे, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बदला, यदि बदला तो कितना बदला, कहाँ विकास हुआ, कहाँ कमी रही। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, वो आईना जो जितना साफ हो सरकार उतनी ही जवाबदेह होती है। हो भी क्यों ना, सरकारों को हमारे टैक्स के पैसे के प्रति जवाबदेह तो होना ही चाहिए। आज इस पर ही बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sensodyne DSP and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। आज 29 जनवरी 2026 को जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उनके भाषण में इस बात की झलक मिली कि इस साल का बजट कैसा होने वाला है। देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। इसके बाद संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे यानी देश का आर्थिक सर्वेक्षण टेबल किया। इसे वित्त मंत्रालय के लोग भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगुवाई में तैयार करते हैं। अभी देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन। सबसे पहले कुछ खास बातें जानिए। वित्त वर्ष 2026-2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद। आने वाले सालों में महंगाई दर की बढ़ने की गति धीरे धीरे बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले पूरा किया। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा। सर्वे का और क्या कहना है, लड़ाई ने लंका लगाई। 2025 एक ऐसा साल था जब सब कुछ अंड-बंड चल रहा था, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत के साथ एक चीज चलती रही, आर्थिक विकास। ब्याज दरें घटी, टैक्स में राहत मिली, सरकार ने घाटा काबू में रखा। सबको लगा था कि ट्रम्प के टैरिफ गेम में भारत विनर बनेगा, लेकिन उल्टा झटका लगा। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए, लेबर लॉ बदले गए। इकोनॉमिक सर्वे साफ कहता है कि आज भारत अपनी गलतियों का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का शिकार है। बैंक ठीक है, महंगाई कंट्रोल में है, फिर भी रुपया कमजोर दिखता है, जैसे खिलाड़ी फिट हो लेकिन दुनिया का एम्पायर दूसरे नियमों से खेल रहा हो। रुपया इतना क्यों टूटा? इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आज भारत का कुल मर्चेंडाइज ट्रेड यानी जो हम दुनिया से खरीदते और बेचते हैं वो करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए। इसमें भारत ने करीब 38 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट किया है, जबकि इंपोर्ट लगभग 62 लाख करोड़ रुपए का रहा। भारत खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है और यही से व्यापार घाटा बनता है, यानी ट्रेड डेफिसिट। भारत बेच क्या रहा है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। अच्छी बात यह है कि भारत अब सिर्फ कच्चा या लो वैल्यू सामान नहीं बेच रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स तेजी से बढ़े हैं। इंपोर्ट की बात करें तो सबसे बड़ा खर्च क्रूड ऑयल पर होता है, उसके बाद गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फर्टिलाइजर। देश जो सामान खरीदता बेचता है उसमें आईटी सर्विसेज और विदेश में काम करने वाले भारतीयों का पैसा जोड़ दें, जिसे रेमिटेंसेस भी कहते हैं, तो जो घाटा बचता है उसी को हम कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। सर्वे के मुताबिक भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का करीब 0.7% से 1% रहा, जो ठीक माना जाता है।
अगर ये ठीक है तो रुपया कमजोर क्यों है? यहाँ आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रोल। सर्वे के मुताबिक भारत में FII यानी विदेशों से शेयर बाजार में आने वाला पैसा ग्लोबल अनिश्चितता और अमेरिका की ऊंची ब्याज दरों की वजह से बाहर गया। इकोनॉमिक सर्वे साफ शब्दों में कहता है कि रुपए की ये कमजोरी भारत की इकोनॉमी की वजह से नहीं है, लेकिन इस गिरते रुपए के सामने एक सेफगार्ड है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो है करीब 645 बिलियन डॉलर का, यानी लगभग 58 लाख करोड़ रुपए। इतना सारा विदेशी पैसा हमारे बैंकों में रखा हुआ है, मतलब बाहर से पैसा अगर अचानक से कम आए तो भारत के पास अपने जरूरी इंपोर्ट्स को करने की पूरी ताकत है। दुनिया के कई देशों से तुलना करें तो भारत अब भी टॉप रिजर्व होल्डर में शामिल है। सर्वे का मानना है कि भारत शॉर्ट टर्म झटकों पर नहीं, लंबा गेम खेल रहा है। अगर दुनिया का माहौल थोड़ा साथ दे तो भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा दमदार दिखेगी, लेकिन कुछ सुधारों की भी जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सिर्फ नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर कुछ दिक्कतें ठीक करनी होंगी, जैसे टैक्स सिस्टम को सुधारना, सामान ढोने लाने की सुविधाएं बेहतर करना, लॉजिस्टिक्स का खर्च कम करना और कारोबार पर पड़ने वाले बेवजह के नियम कानून का बोझ घटाना। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 2025 में जब रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में आया तो आरबीआई ने सीधा दखल देने की बजाय स्मार्ट तरीके अपनाए। आरबीआई ने डॉलर रुपी स्वैप ऑपरेशंस किए, जिनमें बाजार को डॉलर दिए गए और बदले में रुपए लिए गए। इससे डॉलर की कमी नहीं हुई और बाजार में घबराहट भी नहीं फैली। सर्वे के मुताबिक आरबीआई ने 15 से 20 बिलियन डॉलर के स्वैप्स किए, यानी 1.35 से 1.8 लाख करोड़ रुपए तक के। साथ ही आरबीआई ने अपने डॉलर के रिजर्व का सीमित इस्तेमाल किया। सर्वे कहता है कि आरबीआई का मकसद रुपए को जबरदस्ती मजबूत करना नहीं, बल्कि अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी को कम करना था। यही वजह है कि रुपया कमजोर जरूर हुआ, लेकिन कंट्रोल में रहा। अगला क्या है? दुनियादारी सुधारना। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां सामान आयात किए जाते हैं, वहां उन जरूरी सामानों का निर्माण भारत में ही किया जाए। इससे इंपोर्ट में होने वाला खर्च बचेगा, रोजगार सृजन सो अलग। इसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। जिन क्षेत्रों की बात हो रही है उनमें है इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, एनर्जी, मशीनरी, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मा। यहाँ सर्वे एक और चीज मेंशन करता है, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। मतलब भारत ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि अगर कल ग्लोबल ट्रेड रुक जाए या डॉलर महंगा हो जाए या फिर जियोपॉलिटिकल हालात बिगड़ जाए, फिर भी देश का जरूरी काम चलता रहे। सर्वे का शार्प मैसेज है कि भारत को दुनिया से कटना नहीं है। लक्ष्य ये नहीं कि हम सब कुछ खुद बनाएं, बल्कि ये कि दुनिया भारत के बिना न चल पाए। सर्वे से कहता है स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। शिक्षा और स्वास्थ्य का हल भी जान लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर भारत को अमीर देश बनना है तो सड़कों और फैक्ट्रियों के साथ साथ लोगों में भी निवेश बढ़ाना होगा। सबसे पहले शिक्षा। सर्वे के हिसाब से स्कूल में एडमिशन लेने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी है। मतलब बच्चे स्कूल तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत वहां शुरू होती है जहां पढ़ाई की क्वालिटी की बात आती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि कई राज्यों में 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ना भी ठीक से नहीं सीख पा रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो भारत में 4.3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सर्वे साफ कहता है कि कॉलेज की डिग्री और स्किल के बीच अभी गैप है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक नहीं हैं। हेल्थ की बात करें तो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर करीब 70 साल के आसपास पहुँच गई है। माने एक इंसान औसतन कितने साल तक जीवित रहता है। लेकिन सर्वे इसके साथ ये वार्निंग भी देता है कि अब भारत कम्युनिकेबल डिजीज से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सब की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां ज्यादा होती थी, अब तस्वीर बदल रही है। सरकार के हेल्थ पर खर्चे की बात करें तो भारत सरकार और राज्य मिलकर जीडीपी का करीब 2.1% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि हर 100 में से करीब 2 रुपए हेल्थ पर जा रहे हैं। सर्वे कहता है कि ये बड़ा है, लेकिन अभी भी कई विकासशील देशों से कम है। सर्वे केंद्र सरकार की स्कीम आयुष्मान भारत की तारीफ करता है। इससे करीब 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिली और खर्च में राहत हुई। लेकिन इसके साथ सर्वे का ये भी कहना है कि सिर्फ अस्पताल बनाने से काम नहीं चलेगा, बीमारी होने से पहले रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एजुकेशन में भी यही लॉजिक है। सर्वे के मुताबिक अब फोकस होना चाहिए टीचर्स की ट्रेनिंग पर, फाउंडेशनल लर्निंग पर और डिजिटल टूल्स पर। सिर्फ सिलेबस बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। अब सोना कितना सोना है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि व्यापार घाटे में एक बड़ा फैक्टर है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। सर्वे के मुताबिक 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 55 से 60 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, यानी 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए।
कच्चे तेल के बाद गोल्ड ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। सर्वे के मुताबिक जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। 2025 में भी यही हुआ। एक अहम बात जो सर्वे हाईलाइट करता है वो ये है कि इतने ऊंचे दामों के बावजूद भारत में सोने की डिमांड मजबूत रही। एक और ट्रेंड हाईलाइट करा जाता है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड, मतलब फिजिकल सोने की जगह गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड को प्रमोट करना। सर्वे के मुताबिक गोल्ड मार्केट को इस दिशा में बढ़ाना लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन भारत में सोने से लोगों का एक कल्चरल अटैचमेंट है जो कि बहुत गहरा है। सर्वे ये बात भी मार्क करता है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि इस बार के बजट में सोने को लेकर भी जरूरी अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। गोल्ड से जुड़ी जो ड्यूटीज होती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, उससे जुड़े कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। ये थी सर्वे की कुछ खास बातें। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए। आप जानते ही हैं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। ललन टॉप पर आप दिन भर बजट की कवरेज देख सकेंगे। हम लाइव भी रहेंगे और अलग अलग वीडियोस के जरिए बजट को आसान तरीके से समझाएंगे भी। तो 1 फरवरी को जरूर जुड़िए ललन टॉप से बजट कवरेज के लिए। आपके अगर कुछ सुझाव भी हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख डालिए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। यानी कि कल जो है वो इंडिया का बजट आने लगा है। यस, और अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखी उसमें जैसे जैसे उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो है उनका जिक्र किया। अभी अगर ओवरऑल मैं देखूं तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों को आइडिया आ रहा है वो यही है कि वैसे इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लाइक 2025 की अगर हम लोग बात करें, स्पेशली पैंडेमिक के बाद की बात करें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दुनिया में चल ही रही है और उसका असर सिर्फ वो 2 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। पूरी दुनिया के देश जो हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा असर में आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से लेकर चल रही है चीज़ों को, और अगर जो प्रॉब्लम आ भी रही है वो किसी ऐसे फैक्टर की वजह से नहीं है कि जहाँ पर इंटरनल फैक्टर्स जो है वो बहुत इस तरह के हैं कि भाई जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी या बजट या इन्फ्लेशन उस पर बहुत असर आ रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, या आप कह लो कि जो एक्सटर्नल कुछ देश ऐसे जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से रुकावटें जो हैं वो बन रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, जहाँ तक मुझे समझ आया है इस वीडियो के माध्यम से, कि गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतर कर दी हैं और जिन क्षेत्र में बेहतरी की ज़रूरत है वो भी इस वीडियो में जो है वो डिस्कस की गई यार है। जो आपने बातें की हैं ना, मेरा ख्याल है उनमें जो है ना जो गवर्नमेंट ने अदारे, रेलिवेंट अदारे बनाए होते हैं, उनका सही टाइम पे जो है ना सही डिसीजन लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वक्त रहते एक इफेक्टिव डिसीजन जो है ना वो ले लेते हैं ना, तो नो डाउट कोई कंट्री अपनी आपके लिए पॉलिसी चेंज करता है तो आप हिट होते हैं। लेकिन अगर आप भी टाइम रहते हुए एक अच्छा डिसीजन ले लेते हैं तो वो डैमेज नहीं होता जो कि आपके जो है ना पूरी तरह से जो है वो शेक कर दे। तो मेरा ख्याल है कि जो आपके पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, उनका जो है ना टाइम रहते हुए डिसीजन ले लेना और उसे इम्प्लीमेंट करा देना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। अभी कल मैं पढ़ रहा था कि गोल्ड की मार्केट में से जो है ना चंद घंटों में $3 ट्रिलियन का जो वो गोल्ड जो है ना वो निकल गया। यानी कि लोगों ने जो है वो बेच दिया मार्केट में $3 ट्रिलियन का गोल्ड। क्यों, उसका क्या रीजन था पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसकी वजह से क्या मतलब उसकी प्राइसेस क्या ड्रॉप होने वाली थी? ड्रॉप हो गई ना एकदम, कह लें कि नहीं, वो तो बेचने के बाद ड्रॉप हुई ना, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकली होगी कि प्राइसेस ड्रॉप होने वाली हैं। बिल्कुल कुछ हुआ होगा। क्योंकि उससे एक दिन पहले जो है मैंने एक रील देखी जिसमें एक भाई साहब कह रहे थे कि अगर किसी के पास गोल्ड और सिल्वर है तो बेच दे क्योंकि मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है। तो $3 ट्रिलियन जो है वो एक साथ ही जो है मार्केट से निकल जाना, ये ह्यूज नंबर है। और अगर देखा जाए तो भाई ये बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इम्पैक्ट जो है वो करती है गोल्ड की प्राइस आज के टाइम पे। अभी बाकी जो है बजट कल आएगा तो हम भी जो है वो देखेंगे भाई कहाँ कहाँ जो है वो खर्च हो रहा है। लेकिन हाँ, जब आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं ना तो भाई वो अपनी पब्लिक सेफ्टी का हर लिहाज से, सेफ्टी में हर चीज़ आ जाती है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल जो है वो रखते हैं। एक तरह का आप कह लें कि वो अपनी पब्लिक को जो है ना वो टेंशन फ्री कर देते हैं कि भाई तुम लोग जो है वो जियो, ठीक है, हम संभाल रहे हैं। इस तरह वाला सीन होता और है। ऐसी ही लीडरशिप होती है जिस पर पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा एतमाद भी रहता है। बट एक चीज़ मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है,
जिसकी वजह से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के बाद अगर गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ा तो वो गोल्ड है, और गोल्ड की क्षमता हर कंट्री के लोगों के पास नहीं होती। अगर मैं आज के टाइम पर देखूं, पाकिस्तान में लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो गोल्ड जो है वो परचेज कर सकें। पाकिस्तान में तो 6-6.5 लाख तोला पहुंचा हुआ है। एग्जैक्टली लेकिन तुम ये देखो, इंडिया में लोग जो हैं उसको चाहे फेस्टिवल्स हैं या वो कल्चर का पार्ट है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के कल्चर का भी पार्ट रहा है, बट वहाँ पर लोगों की परचेजिंग पार्ट नहीं है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, अभी जैसे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर, इसका मतलब है कि बेहतर हुई है मजीद, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है मतलब उसको इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड करना पड़ा है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि रिज़र्व जो उन्होंने बात की कि जो गवर्नमेंट के रिज़र्व हैं जो दूसरे देशों में पड़े हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मतलब गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया के आई थिंक अगर मतलब पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें इंडिपेंडेंस के बाद, तो आई थिंक एक मरतबा शायद रिजर्व जो हैं वो कम हुए हैं जब इंडिया को लेना पड़ा, है ना। अभी भी अगर रिसेंट टाइम में भी देखा जाए तो इंडिया ने अपने रिजर्व्स वापस भी तो मंगवाए थे यूके से। मुझे वैसे वो वाला याद नहीं है, बट उसका कारण अगर ये था, मतलब तुम्हें लग रहा है कि कम हो गया था? नहीं, कम का नहीं, मैं बात कर रहा रिजर्व की आपने बात की थी ना अभी कि दुनिया में जगह जगह जो है वो होते हैं। तो अगर आपको रिसेंट टाइम्स में याद हो, लास्ट ईयर ही जो है वो इंडिया के यूके में जो है रिजर्व पड़े थे, गोल्ड पड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड था, और उन्होंने वापस जो है वो सिक्योरिटी रीजन के वजह कुछ और रीजन था। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे अगर इंडिया को IMF के पास जाना पड़ा तो वो एक मरतबा जाना पड़ा, वो तो एक दफ़ा जाना पड़ा था, बिल्कुल। और उसके अलावा अगर अभी तक हम लोग देखें तो आपको स्टेबिलिटी ही नज़र आई है दिन ब दिन इंडिया की इकोनॉमी में। सो नो डाउट हर क्षेत्र के लोगों का पॉलिसीज़, बिजनेस जिन लोगों ने करना है उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बनती हैं, उनमें कितना रिफॉर्म आता है, कितना ईज़ आता है, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बाकी ऑब्वियसली इकोनॉमी के लेकर हम कोई एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितनी चीज़ें हम समझ पाते हैं या जो चीज़ें हमें समझ आती हैं हम वो आपके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। आप ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो होनी चाहिए जिससे बेहतरी आएगी। क्योंकि अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो हर कंट्री ये चाहता है कि दूसरा कंट्री कभी भी आगे ना बढ़े, स्पेशली वो देश जो जिनकी गति थोड़ी अच्छी हो रही होती है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बाधाएं जो है वो बनाई जाती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो कभी भी कोई भी कंट्री जो है अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकता है, कभी भी वहाँ के लीडर जो है वो कुछ भी जो है वो हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास अपने खुद के इतने रिजर्व्स होने चाहिए कि भाई अगर कोई इस तरह का सीन होता भी है ना तो आप उसे मैनेज इजीली कर पाए। बिल्कुल। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप इसके बारे में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।